देखिए, आपने मन बना लिया है कि आपको यूपीएससी करना है। सवाल यह है कि कभी ना खत्म होने वाला यह सिलेबस पूरा का पूरा 1 साल में तैयार करना, ये इतनी आसान बात नहीं है। और इस लेवल का तैयार करना कि वहां पर आए आपको, जब आप क्वेश्चन देखे तो उस चीज़ें याद आए, जिसको कहते हैं ना बहुत इंटेंस लेवल का याद करना। मतलब याद करना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। मैंने इसी लाइन को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, आई एम कैपेबल ऑफ मार्किंग इट। ऐसा याद कर, ऐसा समझना, ऐसा एक्सपीरियंस करना, ऐसे याद कर। एंड इट्स नॉट इजी। तो क्या करना चाहिए? फॉलोइंग आर योर ड्यूटीज, ये आपकी ड्यूटी है अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने आज नोटबुक में लिखना है, पहला पेज ले लीजिए, जो सादा छोड़ते हैं आप, उसके बाद वाला 7 सब्जेक्ट्स हैं जीएस में। देयर आर 7 सब्जेक्ट्स। इन 7 सब्जेक्ट्स को हम फॉलोइंग ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं पेपर 1 पेपर 2 की बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री इज द फर्स्ट वन, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सबसे गहरे सब्जेक्ट्स हैं और इनका कंबाइंड वेटेज 100 में से 60 से लेके 65 क्वेश्चन है। 100 में से 60 से 65। और आज जो बात होगी आपको नोट करना चाहिए, बहुत खरखर बात होगी। हो सकता है बहुत लोगों के दिल टूटे, लेकिन पहले दिन से ही दिल टूटना ठीक है। 100 क्वेश्चन का प्रीलिम्स आएगा तो 65 क्वेश्चन इसी में से होंगे। और उधर साइड मेंस में 3 पेपर लगभग, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी पे बेस्ड एनवायरनमेंट, ये सब मिलाकर उसमें भी 4 पेपर कवर होंगे 5 में से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कम से कम इसमें ये तो तय है कि पूछेंगे क्या। इसके अलावा आता है करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स का तो कोई और छोर ही नहीं है कि वो क्या पूछेंगे। डू यू एग्री विथ मी? पक्का हर किसी को ये बात पता है। करंट अफेयर्स में समुंदर पी के जाओ, समुंदर पी लो, तो वो भी जरूरी नहीं है कि वो समुंदर में से पूछेंगे। या किसी ने बहुत अच्छा जोक बनाया है इस पे कि दुनिया में जिसने भी करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ा वो सब सामने रखो और पेपर सेट करो कि इसमें से नहीं पूछना है। इसे कहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है? तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पूरे 6 महीना क्लास में, उसके अलावा जो आपको दिया जाएगा वो आपको पढ़ना है। पर लेट मी बी वेरी क्लियर, डे 1 पहली कड़वी बात, करंट अफेयर्स में से ही आएगा गारंटी नहीं। अलिफ्स के करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, उसके अलावा वीजन और वाजीराम की जो मैगजीन आती है उस पर आपका टेस्ट होगा, उसके अलावा इंडिया ईयर बुक होगी, उसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी होगी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स होगी और इंडिया ईयर बुक होगी और इकोनॉमी का और साइंस एंड टेक का हर करंट अफेयर्स होगा। फिर भी उसमें से आएगा, कोई गारंटी नहीं। ये पहले दिन बता रहा हूं। आराम से सोचो, बिल्कुल गहराई से रिफ्लेक्ट करो एक एक लफ्ज पे जो आज मैं बोल रहा हूं। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो सुनना है भाई। यहाँ स्ट्रेटेजी 1, करंट अफेयर्स तो हम पढ़कर जाएंगे, जान लगाएंगे, लेकिन निकलना नहीं निकलना वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंबाइंड वेटेज 65 क्वेश्चंस। इन 65 में से 65 पूरे हमारे सही होना चाहिए। क्या हो जाएंगे? बेहद मुश्किल है, लेकिन तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि ये 65 में से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मान लेते हैं कि इन 65 में से हमारे 20 रॉन्ग हो जाएं, तो फिर करंट अफेयर्स की ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि 45 में से वहां हमारे 20 राइट हो जाए। बस यही स्ट्रेटेजी है यूपीएससी। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस पे आता हूं।
आर वी कंफर्टेबल? बात समझ में आई? 100 क्वेश्चन का सेट है, 65 क्वेश्चंस सिर्फ 4 सब्जेक्ट से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए। मान लेते हैं 20 छूट जाएंगे, तो फिर करंट अफेयर्स की ऐसी तैयारी रखनी है कि हम उसमें से 20 सही कर ले, बस। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी एंड ओनली स्ट्रेटेजी। और ये बोलना सब आसान है, अभी आपको जब इसमें झोंका जाएगा आज से, तो आपको महसूस होगा कि ये इतना, जितना बोलना आसान था उतना आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट को आप जान लगाकर पढ़िए। उसके अलावा करंट अफेयर्स, अब यहां पर एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या? एक होता है डेप्थ और एक होता है ब्रेथ। क्या आप दोनों वर्ड को समझ गए? एक होता है डेप्थ, एक होती है ब्रेथ। डेप्थ का मतलब इतना गहरा, इतना गहरा, जितना गहरा किसी ने ना तैयार किया हो, उसे कहते हैं डेप्थ। एक होता है ब्रेथ, इतना सारा, इतना सारा, जितना किसी ने ना तैयार किया। सही है? अब ध्यान से सुनना, 7 में से 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपसे डेप्थ मांगते हैं, गहराई मांगते हैं। और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो आपसे ब्रेथ मांगता है। जितना ज्यादा पढ़कर आओगे उतना फायदा है। क्या मेरी बात समझ गए? डेप्थ चाहिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में। ब्रेथ चाहिए करंट अफेयर्स में। अब ध्यान से सुनना और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं। हिस्ट्री का मतलब क्या है? वहां लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मिडिवल टाइम्स। एक बार और सुनना सिलेबस में क्या लिखा हुआ। अच्छा, और एक चीज, सिलेबस की एक कॉपी भेजेंगे या नेट पर अवेलेबल है। एक कॉपी सिलेबस की अपने तकिया के बाजू रखना है। जब नींद ना आ रही हो तो बार बार सिलेबस को पढ़ना है। मैं कह रहा हूं सिलेबस को पढ़ना है जब नींद ना आ रही हो, और जितने पार्ट उसमें से होते जाएं उसको मार्क करना है। ठीक है? सिलेबस, आधी जनता को तो अपना सिलेबस भी नहीं पता होता। एक सिलेबस का प्रिंट आउट अपने तकिया के बाजू रखना है। ध्यान से सुनना, पहली चीज बता रहा हूं। हिस्ट्री में लिखा है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मेडिएवल टाइम। एक बार आंख बंद करके महसूस करो, और हर लफ्ज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं यार, धीरे धीरे, जब तक तुम में घुस ना जाए। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स। पक्का? मेंस का एक सवाल सुनना यार जरा। इतनी लड़ाइयां, एम्पायर शेकिंग बैटल्स, जिन्होंने बड़े बड़े वंशों की नींव हिला दी, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? इस लड़ाई में कौन सा आर्ट है, कौन सा आर्किटेक्चर, कौन सा लिटरेचर? Why so many empire-shaking battles were fought in पानीपत? यार ये तो आपने बैटल के बारे में पूछ दिया है, बैटल के बारे में पूछ दिया है। और एक सवाल सुनना, जब पोर्तुगीज आए थे इंडिया, तो गजराज डायनेस्टी के लास्ट रूलर उड़ीसा में मौजूद थे कि नहीं थे? सवाल देखिए, आर्ट है इसमें कोई, आर्किटेक्चर है इसमें कोई, लिटरेचर है इसमें कोई? समझ रहे हैं मेरी बात? और ध्यान क्या रखना है सर, गजराज डायनेस्टी का पूरा पढ़ लेंगे ना सर, ये उड़ीसा वाला पढ़ लेंगे ना, महामेघवर्मन, कलिंग डायनेस्टी। और सर पोर्तुगीज पूरा पढ़ लेंगे ना? नहीं ना बेटा, पोर्तुगीज जब आए तो उड़ीसा में लास्ट रूलर थे कि जा चुके थे, इन दोनों की डेट भी कोरोबोरेट करना है। अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे पर्सनालिटीज पर, ऐसी पर्सनालिटीज जिनका विवरण या डिस्क्रिप्शन किसी किताब में नहीं है, उन पर्सनालिटीज को वहां डाल के पूछते हैं कि इन्होंने इनमें से कौन सा काम किया था। मतलब
क्या पढ़ के जाना ये तो बताओ। कुछ भी तय नहीं। आप यूपीएससी पे उंगली भी नहीं उठा सकते, क्यों? उनको रिजेक्ट करना है, सिलेक्ट नहीं करना। एक बहुत बड़ी भीड़ को रिजेक्ट कर कर मुट्ठी भर लोग लेना है। इसका ये मतलब है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़कर जाओगे तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एंशिएंट में इतनी मोटी किताब है जिसको हम उपिंदर सिंह कहते हैं। उपिंदर सिंह की ये इतनी मोटी किताब में से इस साल मैं आपको 6 क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सोचिए, आर एस शर्मा की किताब, रोमेला थापड़ की किताब, इन सब बड़ी किताबों से बनाए गए नोट्स को आप नितिन सिंघानिया के नोट्स कहते हैं, जो कि पूरे नहीं है, जो कि बहुत समझने लायक नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, नितिन सिंघानिया 1000 किताबें भी छापे तो इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे? गुलाम को प्रेग्नेंट करने पर क्या गुलाम की आजादी के बारे में चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में लिखा है? क्या गुलाम के पेट में आए संतान का प्रॉपर्टी में कोई हक होगा? क्या वो गुलाम को वही वाले प्रिविलेजेस और राइट्स मिलेंगे जो इंसान के बेटों और बच्चों को हैं? निम्नलिखित में से कौन से 3 सही हैं बताइए। इमेजिन, सिर्फ अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने लिखी, इतना पढ़कर आपका सिलेबस खत्म नहीं। उसके अंदर अपने स्लेव को प्रेग्नेंट करने के बाद उसकी औलाद के क्या राइट्स हैं, इतना गहरा आपको पढ़कर जाना। क्या आप इन एग्जाम्पल से समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है, कोई सरसरी तौर पे कुछ नहीं है, हर चीज गहरी है, बेहद गहरी है, बहुत गहरी। उसके बिना नहीं हो, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पढ़ते रहिए, आप अपनी जवानी के सबसे क्रीम साल इस एग्जाम को दे दीजिए, नहीं निकलता। क्यों? पूछ ही वो ऐसा रहे हैं तो आप क्या निकालो। अब एक बात बोलूंगा तो हल्की सी मुस्कुराहट आती है। बुद्धिज्म और जैनिज्म पे सवाल ऐसे आते हैं आर्ट एंड कल्चर में कि जो बुद्धिस्ट भनते हैं, भनते यानी बुद्धिस्टों के हेड, और जो जैन के महागुरु है, उनको वो सवाल दे दो तो वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते। बुद्धिज्म जैनिज्म पे इतने गहरे क्वेश्चन आते हैं, न किसी ने कभी सुना, न किसी ने कभी पढ़ा, न किसी किताब में उसका उल्लेख है। इवन उनके धर्म गुरुओं को दे दो तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। बोलते अरे बाप रे ये क्या। इसका मतलब है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको वो निकालना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। बात समझ में आई? एंशिएंट में पूरी क्रोनोलॉजी, सारी लड़ाइयां, सारे राजा, कौन से राजा के बाद कौन आया, उसने क्या छोड़ कर गया, सारी किताबें, सारा आर्कियोलॉजी, टूटे हुए पत्थर से लेके हर चीज एंशिएंट में आपको करनी है। एंशिएंट में गुफाओं के अंदर की पेंटिंग्स, पत्थरों को काटने की कला। एंशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर देखो मेरी तरफ, हड़प्पा का कंपैरिजन ऋग्वेद से, ऋग्वेद का कंपैरिजन लेटरवेद से, फिर तीनों का आपस में कंपैरिजन। इसको कहते हैं चेंज एंड कंटिन्यूटी। नई सभ्यता आने पर क्या चेंज हुआ, क्या कंटिन्यू रहा, चेंज एंड कंटिन्यूटी। इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लिख लीजिए, चेंज एंड कंटिन्यूटी। और एक नई चीज जबरदस्त, आपस में इनका कंपैरिजन रहता है, कौन किसके बाद आया, इतना पूछ लेते तो क्या बात थी। नहीं, ये पूछते हैं हड़प्पा में सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, फिर ऋग्वेद में क्या चेंजेस आए, फिर लेटरवेद में क्या चेंजेस आए, फिर तीनों में आपस में कंपेयर करो क्या चेंजेस, फिर महाजनापदास में क्या चेंजेस आए, फिर अशोक के आने पर क्या चेंजेस आए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के आने पर क्या चेंजेस आए, फिर गुप्ता एज पे जाओ तो गुप्ता एज का कंपैरिजन मौर्यन एज से क्या क्या चेंजेस आए। यानी बैठकर यहां आपको और मुझे बहुत देर तक सोचना पड़ेगा, और सोचा हुआ ही वो एग्जाम में पूछेंगे। आर वी कंफर्टेबल? धीरे धीरे सिलेबस की वो खोल रहा हूं बेटा, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंशिएंट में एक नया पैटर्न आ गया। अब क्या? एंशिएंट में छोटे छोटे राज्य हैं, जो बहुत छोटे छोटे,
जिनको हम एक लाइन में पढ़कर या किताब में एक पैराग्राफ दिया उस पर गहरे क्वेश्चन आते। इक्ष्वाकुस, चालुक्यास ऑफ वेंगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इक्ष्वाकुस, छेरास, उसके बाद में ये कलिंग रूलर ऑफ उड़ीसा। सबसे ज्यादा कहां से? मेडिएवल में इन्होंने ये काम किया है। ना वो स्लेव डायनेस्टी पूछ रहे हैं, ना वो तुगलक्स पूछ रहे हैं, ना खिलजीस पूछ रहे हैं, ना वो सैयद्स पूछ रहे हैं, ना वो लोदीस पूछ रहे हैं, ना मुगल पूछ रहे हैं। इन डायनेस्टीज के रिलेशन जिन छोटी डायनेस्टीज के साथ थे उनके बारे में भर भर के सवाल पूछा। एग्जाम्पल, मेडिएवल के क्वेश्चंस, काकाटियाज ऑफ वारंगल, इनके बारे में कुछ बताइए। चाहमान, चहुआन जिनको कहते हैं हम, चाहमान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आपका तोमर्स ऑफ दिल्ली, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब एक बड़ा राजा आकर एक बड़ा राज्य जब स्थापित करता तो बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं और उनके राज्य को हराता। उन छोटे राजा और राज्य के ऊपर सवाल आ रहे, यानी मेन में से कुछ नहीं पूछ रहे, साइड डिशेस और साइड हीरोज में से खूब पूछ। आप समझ रहे हैं, पैटर्न पकड़ रहे हैं। और हर सब टॉपिक के बाद मैं 4-4, 5-5 PYQ आपको दिखाऊंगा। देखो इस टॉपिक पे ऐसे सवाल आए, देखो इस टॉपिक पे ऐसे सवाल। बड़ी बड़ी डायनेस्टी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे इनके इर्द गिर्द जो थे उनसे सवाल पूछेंगे। एक नया पैटर्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में लड़ाइयों की स्ट्रेटेजी, मेमोइर्स, मतलब लोगों ने अपनी बायोग्राफीज में कुछ लिखा है, वो सब हर चीज जो है वो मेडिएवल में पूछ रहे हैं। लेकिन मेडिएवल में भक्ति सूफी में से पूछ रहे हैं। और मेडिएवल में एक नई चीज हो गई, पोर्तुगीज जब आए तो उड़ीसा का रूलर कौन था? अरे यार, पोर्तुगीज जब आए तो ये पूछो ना, जहांगीर थे, नूरजहां थी, सूरत में उतरे तो क्या हुआ, लड़ाई कहाँ पर हुई, पहली बार जब जहांगीर के कोर्ट में आए सर थॉमस रॉय और कैप्टन हॉकिंस तो क्या बात हुई, उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? नहीं, पूछ रहे हैं कि जब पहली बार पोर्तुगीज ने कदम रखा तो उड़ीसा के अंदर आखिरी राजा थे कि जा चुके थे। इसका मतलब है हमें इतनी छोटी बात पे ध्यान रखना है। तो आपकी ना तैयारी पहले 2 सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। एक है हिस्ट्री और एक है इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री रोज क्लासेस होंगी और आज की क्लास पिछली क्लास से कंपेयर होंगी। दोनों क्लासेस को आपस में कंपेयर करते जाएंगे कि भाई ऋग्वेद में देखो ये है, हड़प्पा में ये था, अब वो तो हो गई क्लासेस। लेटर वेद में ये है, ऋग्वेद में क्या था सोचो, हड़प्पा में क्या था सोचो। और रोज क्लास होने से चेंज एंड कंटिन्यूटी समझ में आती है। कितना टाइम लगना चाहिए सर इन 4 सब्जेक्ट्स को? ध्यान से सुनना, इन 4 सब्जेक्ट्स को 7 महीने लगना चाहिए। 3.5 महीने में 2 सब्जेक्ट, फिर 3.5 महीने में 2 सब्जेक्ट। आर वी कंफर्टेबल? तो मान लेते हैं कि जुलाई, हमने आज से शुरू किया है 24 जून से, लेकिन 1 जुलाई पकड़ते हैं राउंड फिगर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स खत्म होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी खत्म होना चाहिए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। क्या? हिस्ट्री एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, इसमें से हम पहले एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न लेंगे। पूरा इकोनॉमिक्स वादा 3 महीने का करता है आदमी, लेकिन 3.5 से 4 महीने खिंच जाता है। और अगर कोई सब्जेक्ट 1-8 महीने लंबा खिंच जाए तो इस बात से गुस्सा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की ईमानदारी दिखाता है। क्यों? जब कुछ नहीं छोड़ो और हर चीज पढ़ो तब जाकर ये सब्जेक्ट लंबा खींचते हैं। आप मेरी बात समझिए पहले। अगर पढ़ाने वाले में ईमानदारी होगी, पढ़ने वाले में ईमानदारी होगी, हर सब टॉपिक पे बहस हो रही होगी, तो 3 महीने का वादा है, खत्म वो 3.5-4 महीने में होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? वरना
आपने अपने आप को देखा, एकदम भोले भाले नए बच्चे हैं आप, ढंग से घुमाकर सिर्फ 2 महीने में भी हिस्ट्री खत्म किया जा सकता, 2 महीने में भी हिस्ट्री खत्म किया जा सकता। लेकिन अगर हर चीज पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि हमारा इस साल निकल जाए, वादा 3 महीने का, लगते 3.5 महीने। पक्का? हिस्ट्री रोज क्लासेस होंगी, इकोनॉमिक्स जब 3.5 महीने में ये खत्म होगा तो पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू होगा। मान के चलते हैं दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो जनवरी का 1 महीना और इसमें मिला लें तो जनवरी के एंड में ये 4 सब्जेक्ट खत्म होंगे। आर वी कंफर्टेबल? पक्का? क्या मैं पहले दिन आपको डेट दे रहा हूं? ठीक है, देखिए, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 7 महीने, 4 सब्जेक्ट इतने गहरे, कोई डायनास्टी, कोई किताब, कोई सवाल ना छूटे, बस मेरा इतना ही वादा है आपसे और कोई वादा। आप समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट का मैं वादा करता हूं, आपका कुछ नहीं छूटेगा, एक सवाल नहीं छूटेगा, हर चीज कोने कोने से खींच के दूंगा मैं। आपके 65 सवालों की गारंटी मैं देता हूं। आर वी कंफर्टेबल? पक्का? ये गारंटी वर्ड इसके आगे अब मैं यूज नहीं करूं। लेट्स बी वेरी क्लियर। करंट अफेयर्स का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, करंट अफेयर्स का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है एनवायरनमेंट की आपकी क्लासेस होंगी, एनवायरनमेंट की आपकी क्लासेस होंगी। और ये एनवायरनमेंट की क्लासेस ज्योग्राफी की क्लासेस के बाद होंगी, क्योंकि ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट में बहुत लेना है। आर वी कंफर्टेबल? एनवायरनमेंट की क्लासेस होंगी, हर टॉपिक पे होंगी। दूसरा, करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनल सिक्योरिटी। बायलैटरल रिलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी आपकी क्लासेस हो सकता है इसी हफ्ते से शुरू हो। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस साल आपने क्वेश्चन पेपर देखा है? एससीओ पे क्वेश्चन पूछते हैं, आईएमएफ पे पूछते हैं, वर्ल्ड बैंक पे पूछते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस पे पूछते हैं। अब तो यूएन पे नहीं आते इतने सवाल, पर ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पे पूछते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पूछते हैं, G7 पे पूछते हैं, G20 पे पूछते हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। फिर इंडिया के रिलेशंस, पहले पड़ोसियों के साथ, फिर बड़ी शक्ति महाशक्तियों के साथ, फिर अफ्रीका वगैरह के साथ, हर चीज पूछते हैं। ये इनकी भी क्लासेस होंगी। 2 हो गया, एनवायरनमेंट होगा, बायलैटरल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनकी भी क्लासेस हो। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स पूछते हैं, हर मिनिस्ट्री ने जो स्कीम्स निकाली, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, मिनिस्ट्री वाइज पूछते हैं। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए इसका क्या जवाब है। जट्रोपा जो एक पौधा होता है जिससे बायोफ्यूल बनता है, बायोफ्यूल मतलब जैविक ईंधन, इसे ग्रो करने की स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जट्रोपा। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने धड़ से मार्क किया, मैंने मतलब आपने धड़ से मार्क किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, किसी ने मार्क किया नहीं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, किसी ने मार्क किया नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसका जवाब था ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स पूछते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी मिनिस्ट्री वाइज पूछते हैं, इसकी भी क्लासेस होंगी, इसकी भी क्लासेस होंगी। ठीक है, इसके अलावा एनवायरनमेंट पूरा हो गया, बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स पूरी हो गई। इकोनॉमिक्स में जो रोज खबरें आती हैं उनको बेस बनाकर उनका करंट अफेयर्स में कंसेप्ट पूछते हैं। तो इकोनॉमिक्स का भी पूरा करंट अफेयर्स होगा, लिख लीजिए। प्लस कोर्ट केसेस, गवर्नमेंट के बिल्स, लेजिस्लेशंस एंड लॉज। तो गवर्नमेंट ने जो लॉज लाए हैं, लेजिस्लेशंस लाए हैं,
उसको जो कोर्ट में चैलेंज किया गया या कोर्ट ने कोई खास डिसीजन दिया, ये बहुत गहराई से पॉलिटी के पूरे करंट अफेयर्स पे क्लासेस होगी। लिख लीजिए, पॉलिटी के पूरे करंट अफेयर्स पे क्लासेस होगी, प्लस एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक पे क्लासेस होगी। लिख लीजिए, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक पे क्लासेस होगी। क्या आपने देखा करंट अफेयर्स में से कितना कवर हुआ है? देखो, लगभग 90% पे क्लासेस होंगी। क्लासेस होंगी, मैं कह रहा हूं क्लासेस होंगी। बचा हुआ 10% जो है वो सुनना है। हर 15 दिन विजन की आपको एक मैगजीन बताई जाएगी, महीने की मैगजीन। उसके 15 दिन के कंटेंट पे पेज नंबर आपको बता दिया जाएगा। 15 दिन के बाद उस पे 20 क्वेश्चन मिलाकर आपको एक टेस्ट मिलेगा। अभी टेस्ट पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा कब। विजन की आधी मैगजीन पे आधे महीने पे टेस्ट होगा, पूरी मैगजीन पे पूरे महीने पे टेस्ट होगा। इस तरह विजन की मैगजीन आपसे कवर करवाई जाएगी। आप समझ रहे हैं? वो फैक्चुअल है, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, उसमें आपको मार्क करना है, वो आपको करनी है। ये हम करेंगे जो आपको लिखवा के दिया। इस तरह हम करंट अफेयर्स पूरा तैयार करेंगे, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि इसी में से सब कुछ आए। सही है? 4 सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं, उसी में से सब कुछ आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स में 90% पे क्लास लूंगा, 10% पे आपको तैयार करवा के हम टेस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि उसी में से आएगा। आर वी कंफर्टेबल? और एकदम लास्ट में जब आपका जून में या मई में पेपर होगा, उसके 2-2.5 महीने पहले से रात को एक क्लास होगी 8:30 से 11:30 बजे रात तक। वो इंडिया ईयरबुक को मार्क करने की क्लासेस हो। आर वी कंफर्टेबल? मतलब एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन मार्क करने की होगी। इस तरह हम सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट कवर करेंगे। क्या आप समझ गए हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? पक्का? अब ध्यान से सुनना है, यहां से आपकी जिंदगी नर्क बनती है। इसके आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, वेलकम टू द हेल। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये साथ साथ पढ़कर खत्म करना। आपने सुना मैंने क्या कहा? ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको साथ साथ पढ़कर खत्म करना। और जनवरी के मिड से आपको रोज टेस्ट देना है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए जो मैं कहना चाहता हूं। सर, क्या क्लासरूम टीचिंग से सब हो जाता है? सर, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना है भाई। बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी तब होता है। सर, आपके लेक्चर्स के अलावा, हाँ, मेरे लेक्चर्स के अलावा बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ी। सिर्फ 50,000 की तो किताबें लगती है, ओनली 50,000 की बुक्स लगती है। कोचिंग वोचिंग छोड़ दो अभी। मतलब सर, मतलब बेटा इधर देखो, वो सारी किताबें 16 से 19 किताबें हर सब्जेक्ट की, एक एक सब्जेक्ट पे 16 से 19 किताबें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मौजूद है। आप कौन को देख के आए? 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर, ऐसे 4 लेक्चर रोज देखकर आना है। 25-25 मिनट के 4 लेक्चर्स मिलेंगे। नेटफ्लिक्स जैसे एडिटेड लेक्चर्स मिलेंगे। अगर समुंदर पढ़ाऊंगा तो समुंदर की गहराई में ले जाऊंगा। अगर ओशियन की वेव्स पढ़ाऊंगा तो यहां पर इतना बड़ा कांच रख कर उसमें 3 तरह की समुंदर की वेव्स बनाकर दिखाया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो आपको देख कर आना है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, सिर्फ देख कर नहीं आना है। आपने 25-25 मिनट के 2 देख लिए, आपको नोट्स नहीं बनाना है उसके, आपको रोक के पॉज कर करके नहीं लिखना है। आपने 25-25 मिनट के 2 देख लिए, पूरे हो गए। आपको एक 50 क्वेश्चन की शीट मिलेगी और उस शीट के नीचे सिर्फ 2 लाइन होगी। हर क्वेश्चन के नीचे 2 लाइन। कितनी लाइन? 2 लाइन।
उस 2 लाइन में घुसा कर आपको सबसे अच्छा आंसर अपनी समझ से लिखना है। और ये वाला टेस्ट रोज होगा। इसको कहते हैं डीप शीट। इसे आपको रोज भरना। आपको 2 रिकॉर्डेड देखना है, 1 शीट भरनी है। धीरे धीरे आप फ्लो में आने लगोगे, आपको मजा आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, आप एक्सपर्ट होते जाओगे। तो रोज 4 लेक्चर देखना है। 2 देखा शीट भरी, 2 देखा शीट भरी। जब आप उस शीट के 2 लाइन में, आपको लिखना तो बहुत सारा है उस पे, आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे इस पे तो मेरे को बहुत सारा आता है। नहीं, आपको घुसा कर वहां पर सिर्फ 2 लाइन में 2 बड़ी बातें लिखना है। ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो सर? इधर देखो मेरी तरफ। जिस एग्जाम में मैं बैठूंगा, शेख सरताज, तमजीद, काशिफ, सत्यजीत, प्राची सब बैठेंगे। क्वेश्चन सबको एक जैसा मिलेगा, लेकिन इतनी सी जगह हम आपको देखकर मजबूर करेंगे कि यहां सबसे अच्छा आंसर भरो। अपनी समझ से सबसे अच्छा आंसर भरो। जब आप अपनी समझ से सबसे अच्छा आंसर भरेंगे तो आपके मेंस की प्रैक्टिस होगी कि आप सबसे अच्छी लाइनों को लिखना सीखेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मुझे आपको ना स्ट्रेट बैट से शॉट खेलना सिखाना है, तो मैं नेट को छोटा कर रहा हूं। अब आप एक ही शॉट मार सकते हो, वो सिर्फ सीधा वाला। पक्का? आपकी शीट आप भरोगे 7:30 से 8:30 रोज रात। 8:30 से 9 बजे के बीच में फोटो खींचकर यहां व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए। यहां 4 लोग बैठे हैं जो सवेरे आपकी शीट चेक करें। सही है? और वो शीट मैं भी भरूंगा। तो आपकी फोटो हमारे पास है, ओरिजिनल आपके पास है, मेरे पास मेरी शीट है। आइए अपने आंसर्स को कंपेयर करें कि इसी सवाल की 2 लाइन आपने क्या भरी और मैंने क्या भरा उन्हीं लेक्चर्स से। तो आपको एक प्लेजेंट झटका लगेगा कि अरे यार, अगर ये वाला पॉइंट मैं लिखता ना जो सर बता रहे हैं तो नंबर बढ़ जाते। अब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना। जो शीट नहीं भरेगा एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तीसरी बार से उसको निकाल कर मैं फेंक दूंगा, वापस नहीं। एक बार नहीं भरोगे, एक्सक्यूज सुन लूंगा, पर एक्सक्यूज ऐसा रहेगा, सर मेरे पेट में दर्द था, बुखार था। कोई बात नहीं, आज बुखार उतर गया, हाँ भरो भरो। दूसरा दिन भी हो गया नहीं भरा आपने, तीसरा दिन भी हो गया नहीं भरा आपने, मैं निकाल के फेंक दूं। आपको जितनी गाली देना है, मेरी जितनी बुराई करना है, जाइए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। पूरी पूरी किताब रात रात भर जग कर समझा समझा कर रिकॉर्ड की है। उन लेक्चर्स को देखना एक बड़ी किताब खत्म करने जैसा है। एक पेज दिया करेंगे हफ्ते में 1 बार। उस पेज पर 20 लफ्ज लिखे होंगे, 20-30 लफ्ज, वर्ड्स। आपको हर लफ्ज पर 4 से 5 लाइन लिखना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां देखो मेरी तरफ। सिर्फ लिखा हुआ है बिंदुसार। ये अशोका के फादर थे, आजीविका समाज को मानते थे। इनकी व्याख्या हमें ग्रीस के लिटरेचर में मिल जाती है। अमित्रोछेट नाम से बिंदुसार को ग्रीक के लिटरेचर में लिखा गया है। इनके जमाने में मेगास्थनीज यहां से गए थे। उसके नीचे लिखा हुआ है प्रभावती गुप्ता। ये समुद्रगुप्ता 2 की बेटी थी। इनकी शादी वाकाटाकास से हुई थी। इन्होंने अपने फादर की मदद की थी। हुणास पर पीछे से वार करने। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब समझ गए मेरी बात? ये डीप शीट है। और मेरी तरफ देखो मेरे बच्चों, नहीं लिखना बहुत आसान है, भाग जाना बहुत आसान है, निकल जाना बहुत आसान है, लेकिन ये किए बिना तुम्हारा आईएएस नहीं निकल। अगर पूरा कंसेप्ट
एक लफ्ज में मैं छोटा करूंगा, सिर्फ एक की टर्म, इस टर्म को समझ लिया, पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अगर मैं एक लफ्ज में समेट दूंगा पूरा समुंदर, तो उस वर्ड को देने पर आपको पूरा समुंदर याद आना चाहिए। बात समझ में आई है? इसलिए आपकी क्लासेस अभी तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप पे प्रेशर बढ़ने लगेगा तो आपकी क्लासेस, जब ये रिकॉर्डेड बुक्स आपको खत्म करनी पड़ेगी तो हफ्ते में 3 दिन भी कभी कभी हो, क्योंकि उस दिन आपको जो पूरा करना है, कंप्लीट करना है, वो बहुत ज्यादा है। बात समझ गए मेरी? मतलब अभी तो कल से हम रोज क्लास करेंगे, ठीक है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, उस वक्त आपकी क्लासेस का टाइम हम कम कर देंगे, यानी हफ्ते में 3 दिन, बचे हुए 4 दिन आपको खुद से वो कंप्लीट करके सीधा क्लास में आना है, जहां पर मेंस की आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू, एसे के टॉपिक्स, इस पर गहन चर्चा हो। आर वी कंफर्टेबल? तो ऑफिशियली आपकी क्लासेस होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ट्यूसडे आप पर बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, थर्सडे आप पर बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, सैटरडे आप खाना नहीं खाओगे क्योंकि उस दिन आपका टेस्ट होगा, और संडे, शुरुआत के 4 महीना आपसे गुजारिश है कुछ मत पढ़ना, रिलैक्स करना, क्योंकि आने वाले 7 महीने आपको एक भी संडे नहीं मिलेगा। आर वी कंफर्टेबल? डन? डेली प्रैक्टिस पेपर और डीप शीट के बारे में समझ में आ गया है सबको अच्छे से? चलूं आगे। अब अगली चीज, आपके 2 टेस्ट होंगे हर हफ्ते। सर ये अभी तो बोला ना सर, वो प्रैक्टिस पेपर में लिखना है ना खुद से। हाँ, तो सर ये टेस्ट नहीं है क्या? नहीं, टेस्ट। मतलब सर, मतलब अभी तो लिखा ना सर, फिर टेस्ट भी देना है? हाँ, एक टेस्ट वेडनेसडे को, एक टेस्ट सैटरडे। अरे कितने टेस्ट? 2 टेस्ट। पक्का? आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर आपने डीपीपी नहीं भरी, डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं भरा आपने, और टेस्ट नहीं दिया, तो आपका सबसे बड़ा एक नुकसान होगा। क्या? जिस दिन लाइव क्लास रहेगी हफ्ते में 3 दिन, उस दिन जो मैं मेंस के आंसर और क्वेश्चन दिखाऊंगा और लिखाऊंगा, उस दिखाने लिखाने में आपको कुछ समझ नहीं आए। अब मेरी तरफ देखो, बहुत अच्छी चीज बताऊं। लाइव क्लास में क्या होगा? शुरुआत में तो पढ़ाओ, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा जब आप बिल्कुल रम जाएंगे इसमें? इधर देखो मेरी तरफ, क्या होगा? शुरुआत में तो पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें रम जाएंगे, घुल जाएंगे, मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, उस दिन क्या होगा? मैं मेंस का पूरा आंसर समझाऊंगा, 35 मिनट मेहनत करूंगा। आप पढ़कर आए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आए हैं, ये मानकर मैं मेंस का आंसर डिस्कस करूंगा पूरा। इधर देखो मेरी तरफ, पूरा आंसर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं 9 मिनट चुपचाप बैठूंगा। आपको इस समझाए हुए पे आंसर लिखना है। क्या आप लिख पाओगे? 1 नंबर बकवास आंसर लिखोगे, निहायत घटिया, लेकिन फिर भी आपको ही लिखना। क्यों? आपका दिमाग अब उस तरफ ट्रेन करना जरूरी है। 3 मिनट, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जादू। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, यहां से क्वेश्चन फेंकूंगा, 9 मिनट में आंसर तैयार। और एक बात, जुलाई चल रहा है, अगस्त से एक चीज शुरू करेंगे। हिस्ट्री में आपका जितना हो गया, हर 15 दिन के बाद पूरे उतने पार्ट पर एक मॉक टेस्ट लेंगे, और उस मॉक टेस्ट का हर क्वेश्चन विजन, वाजीराम, श्रीराम आईएएस वाले जो अपने बच्चों को देते हैं, उस टेस्ट सीरीज से उठा के लाएंगे,
और आपको देखेंगे कि अगर आज आप इनकी टेस्ट सीरीज में होते तो आपके कितने नंबर आ रहे होते। इतनी मेहनत करनी है। 4 लेक्चर पकड़ो, 2 शीट पकड़ो, 25-25 मिनट देखो, बैठकर शीट भरो, हर 3 दिन में एक बड़ा टेस्ट दो, फिर 3 दिन बाद एक बड़ा टेस्ट दो, लाइव क्लास में मेंस के आंसर मेरे सामने लिखो। सुनने में इतनी गाली दोगे, आधे एडमिशन कैंसिल होंगे। अभी कहाँ 21 से 300 जाना है ना, अभी 11-12 लोग इसमें से वापस लेंगे। आधे एडमिशन कैंसिल होंगे, पर जो बच जाएंगे वो आज से 7 महीने बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दुआ हमें देते हैं, क्योंकि इस पत्थर से पीस कर जब आप बाहर आओगे तो ऐसा होगा जैसे 4 अटेम्प्ट की तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इस कदर दुआ दोगे जैसे आपको लगेगा कि भाई क्या इन्होंने हमारी तैयारी करवा दी। और ये डेली प्रैक्टिस पेपर के बिना, ये आंसर राइटिंग लाइव क्लासेस में के बिना, ये हफ्ते में 2 बार PYQ वाले टेस्ट दिए बिना, ये महीने में 1 बार मॉक टेस्ट दिए बिना आप 10 साल पढ़िए, 15 साल पढ़िए, आपका यूपीएससी नहीं निकलने वाला। धोखा है, अपने आप से किया गया मजाक है। पक्का मत बोलो, मतलब सुनो इसका। मतलब कल सुबह ही 4:30 बजे उठना होगा, कल सुबह ही 4:30 बजे उठना होगा। इसलिए हम पूरी फीस नहीं लेते, हर 3 महीने के बाद अगली किस्त लेते हैं, क्योंकि 3 महीने में तेल इतना निकल जाता है, या तो आप खुद छोड़ देते हैं या हम लात मार देते हैं। शक्कर का टेस्ट आपको नहीं आएगा, नमक का टेस्ट आपको नहीं आएगा। पूरे वक्त आप समझ रहे हो, पूरे वक्त हलकान आप रहोगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उजड़े उजड़े आप रहोगे। अभी एक टेस्ट हुआ है, अभी सांस ली है, नहीं उस दिन की डीपीपी रखी हुई है बड़ो। पर 7 महीने इस कमांडो ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 के एक एक लफ्ज पर बहस की है, एक एक लफ्ज पर। आर्टिकल 19 में 15-20 लफ्ज लिखे हुए हैं, या 40 वर्ड लिखा हुआ आर्टिकल है। 40 वर्ड के हर वर्ड पर बहस की है। इतने गहरे लेक्चर्स होने वाले हैं, आपको महसूस होगा कि हम वकील बन गए, हमसे कोर्ट में केस लड़वा दो। इतनी गहरी बहस पॉलिटी पे होगी। आपको बड़ा वाला मैप लेना पड़ेगा, इंडिया का बड़ा वाला मैप, ओरिएंट ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड, 2 मैप बुक और एक बड़ा वाला मैप लेना पड़ेगा। आपको लेके मैं यहां बैठूंगा, आपको मालूम है कितनी जगहें हम मार्क करेंगे उस मैप पे? 5700 जगहें हम मार्क करेंगे। एक एक सेंटीमीटर पे जो जगह आई है हम उस पर बहस करेंगे। एक एक हिमालय की चोटी, एक एक पास, एक एक नदी की ट्रिब्यूटरी पर हम चर्चा करेंगे। एक एक शहर की हम बात करेंगे, एक एक जगह की हम बात करेंगे। इतना गहरा मैप मार्किंग। बात समझ में आ रही है? बस इसमें जो सिर्फ एक चीज है जो गड़बड़ है वो ये है कि आपको मेहनत कर। काश आपकी मेहनत भी मेरे हाथ में होती तो मैं वो भी कर देता। काश आपके मुंह में खाना रखने के बाद ऐसे हिलाने का कोई मैकेनिज्म होता तो मैं हिला के चबवा भी देता। लेकिन मेरे यहाँ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं, बोलो ना, हम कहीं नहीं जा रहे। एंशिएंट इंडिया, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के सारे अल्फाज, सारे वर्ड, हर वर्ड को तोड़ तोड़ कर बहस की, हड़प्पा से कंपेयर किया, ऋग्वेद से कंपेयर किया। इसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। लाइव क्लास में आने के बाद, आपकी भरी हुई डीपीपी के बाद, इस पर जो मेंस में सवाल आए थे वो वाले, उनके आंसर में क्या लिखना था वो चर्चा, और प्रीलिम्स में देखो
इसी पैराग्राफ को कैसे घुमा के पूछा था वो चर्चा, और 9 मिनट का आंसर मेरे सामने, वो यहां। पॉलिटी में पूरी लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, पढ़ाऊंगा मैं, रिकॉर्डेड। लेकिन MP जैन और फाली एस रोहिंटन नारीमन और बड़ी बड़ी किताबें और पूरा करंट अफेयर्स और हिंदू के डेली एडिटोरियल्स, वो लाइव क्लास में चर्चा होगी। आर वी कंफर्टेबल? आप रिकॉर्डेड देख कर आओगे, लाइव में वैल्यू एडिशन होगा पक्का। बोलने की लैंग्वेज यही होगी, हर लाइन पहले इंग्लिश में फिर हिंदी। और सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, कुछ गधे थे मेरे पास जो इस बात पर रोते थे कि सर ये ना थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हो गया। अपने आप को उठाओ। पिछली बैच में ये कंप्लेन आई, सर हिंदी ज़्यादा हो गया। अपने आप को उठाओ। जिस एक लैंग्वेज में तुम्हें महारत है उसको छोड़ो ना, उसका कोई काम नहीं, तुम्हारी महारत उस पर है, जाने दो उसको। जो दूसरी लैंग्वेज पे तुम्हारी महारत नहीं है उसे पैदा करने का बिल्कुल ये सही वक्त है। अगर इंग्लिश पे महारत है तो हिंदी में लाओ, अगर हिंदी पे महारत है तो इंग्लिश में लाओ। आर वी कंफर्टेबल? बात समझ में आई है? लेकिन अब मेरे बच्चों, मैं बाहें फैलाकर तुम्हें गले लगाकर एक बात समझाता हूँ। ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर आप सवेरे 4:30 बजे नहीं उठेंगे। और अगर आप सवेरे 4:30 बजे उठते हैं, उठने के बाद 4 घंटा बिना किसी से बात किए ये सारा काम करते हैं, 4:30 से 8:30 सवेरे हो गया। अब आपको दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? 4:30 से 8:30 दिल लगा के करिए, कुछ खाइए और 1 घंटा सो जाइए आराम से। उसके बाद मैं आपको उठाऊंगा 10:30 बजे, क्लास में आइए। 10:30 से 12:30 क्लास करिए। जो उससे पहले नहीं सो पाया वो क्लास के बाद 1 घंटा सो जाए। 1 घंटा सो के उठिए, बढ़िया खाना खाइए, नमाज पढ़िए, पूजा करिए और पूरा रिवीजन शाम तक करिए। ये लाइफ एकदम आसान। सही है? इसका उल्टा देखो, आराम से उठते हैं ना, 10:30 की क्लास है ना, कोई बात नहीं ना, उठो। 10:30 बजे उठोगे, क्लास में आओगे, कैमरा बंद रखोगे, बाल बार बार ऐसे करोगे, 12:30 तक क्लास होगी। उसके बाद बैठ के 4 लेक्चर लेके बैठोगे, शाम हो जाएगी, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो, शाम हो जाएगी, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो। फिर वो पूरा बैकलॉग में जाएगा। 8:30 बजे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आ जाएगा आपको, कहाँ गई शीट, शीट नहीं मिल रही, शीट कहाँ है, शीट कहाँ है, व्हाट्सएप पे भेजो। और हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटर आपको बार बार फ़ोन नहीं करेगा। जिसकी शीट 8:30 से पहले सबमिट है, व्हाट्सएप में लिख के आ जाएगा इतने बजे डालिए, हम वही चेक करेंगे, बाकी लोग को एब्सेंट मार्क कर देंगे। बात समझ में आ गई है? व्हाट्सएप ही हमको टाइम बता दे। लेकिन अगर आप 4:30 बजे उठते हैं, उठिए 4:30 बजे, आराम से 2 लेक्चर लगाइए, शीट भरिए, 6:30 हो जाएगा सवेरे का। फिर 2 लेक्चर लगाइए, शीट भरिए, 8:30 हो जाएगा, खत्म। बस इतना ही पढ़ाई करना और कुछ नहीं करना। बाकी आपके मेंस के आंसर लिखाना, इस पे गहरी चर्चा करना, 10:30 से 12:30 वो मेरा काम है ना। अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छी। घर तुमने मन बना लिया है इस साल निकालने का तो बात करो, नहीं तो घर जाओ। इसके बिना नहीं। मुझे आधा साल मुझ पर 4 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी है, 65 क्वेश्चन की। इन क्वेश्चंस को हम ऐसा तैयार करेंगे कि वाजीराम के पेपर लाके हम देंगे, विजन के हम देंगे, श्री राम के हम देंगे, और आपके नंबर भर भरा के आएंगे। इतने नंबर आएंगे जितने नंबर आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं। पक्का? लिखिए, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों आज का 1 घंटा खराब करें, आज से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने हड़प्पा खत्म किया था, उसके बाद ऋग्वेद खत्म किया था, वहां तक सब लोग शामिल थे। हड़प्पा और ऋग्वेद तक सब लोग शामिल थे। अब मैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में चल रहा हूं। पहला सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या होता है। लिख लीजिए पहली हेडिंग, उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है।
इसका मतलब ये होता है कि ऋग्वेद के जो सबसे पुराने चैप्टर हैं वो 2 से 7 हैं, 2 to 7 है। 2 to 7 ये ऋग्वेद के सबसे पुराने चैप्टर्स हैं। 1, 8, 9 और 10 ये बाद में ऐड किए गए ऋग्वेद में चैप्टर्स हैं, अध्याय, वो अध्याय जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। 1, 8, 9 और 10 लिख लीजिए। 1, 8, 9 और 10 इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल, यानी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन शुरू होता है चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऋग्वेद से ही। ऋग्वेद का चैप्टर 1 और 8वां और 9वां और 10वां, ये 4 चैप्टर से उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। आर वी कंफर्टेबल? है ना? आपने अभी अभी देखा मैंने क्या किया, एक ही लाइन को 6 बार बोला। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐसे ही हर लाइन को 6 बार बोला हुआ है, जब तक आपके दिल में ना बैठे। आर वी कंफर्टेबल? तो ऋग्वेद में 1, 8, 9 और 10 हो गया, प्लस सामवेद लिख लीजिए। सामवेद लेटर वेद में आती है, उत्तर वैदिक काल में आती है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी बाद की तीनों वेद ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आती हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आती। यूपीएससी घुमाकर पूछेगा, देखो मेरी तरफ, घुमाकर पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल की शुरुआत ऋग्वेद 1, 8, 9 एंड 10, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपको मार्क करना पड़ेगा तीनों। ये कहना गलत है कि ऋग्वैदिक काल अलग है और बाद का वैदिक काल अलग है। ऋग्वेद में 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बाद के वैदिक काल में आते हैं। उसके बाद के वैदिक काल में सामवेद तो आता ही है, यजुर्वेद तो आता ही है, अथर्ववेद तो आता ही है। इनकी मीनिंग लिखी हुई है, लिटरल मीनिंग, मतलब लफ्ज बाय लफ्ज, पूजा कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं, उन्हें कहते हैं ब्राह्मणास। लिख लीजिए। तो उत्तर वैदिक काल में ये 4 और ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है? ये कमेंट्री है वेदास पर, वेदास पर लिखी गई टीका और टिप्पणियां हैं। इसमें प्रोसीजर ऑफ रिचुअल समझाया गया है। प्रोसीजर ऑफ रिचुअल किसे कहते हैं? पूजा पाठ हवन कुंड करने का तरीका जिसमें समझाया गया है उसे ब्राह्मणास कहते हैं। ब्राह्मणास, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर हम कैसे लिखें? ब्राह्मणास, ब्राह्मण पुस्तिका आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है कैसे। ब्राह्मणास, ब्राह्मणास किताबें हैं, यार देखो, और इन किताबों को समझने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। लिख लीजिए। ब्राह्मणास किताबें हैं, पुस्तिकाएं हैं, और इन पुस्तिकाओं को समझने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में 2 बड़े इपिक्स आते हैं, 2 बड़े महाकाव्य आते हैं। ऐसे ही चलेगा, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, लिख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य आते हैं, एक को कहते हैं महाभारत और एक को कहते हैं रामायण। सर क्या रामायण सच में हुआ था? क्या महाभारत सच में हुआ था? कसम खा के ये नहीं कहा जा सकता कि सच में ऐसा हुआ था क्या या नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाद में हर वंश ने और बाद में हर स्कॉलर ने अपने समय के मुताबिक रामायण और महाभारत में चेंजेस किए हैं। समझ गए मेरी बात? एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। क्या रामायण क्या महाभारत हुआ था? हम पक्की गवाही नहीं दे सकते क्योंकि कहीं मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता है? बाद के हर इंसान ने रामायण और महाभारत में चेंजेस किए थे। कैसे? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेंस का एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ देखो, गुप्ता साम्राज्य में ब्राह्मणों को जमींदार बनाकर गुप्ताओं ने बहुत बड़े बड़े जमीनें दी। जब उन्होंने साम्राज्य दिया गया, गुप्ता आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को जमीनें दी और जमींदार बना दिया, और उनसे कहा कि इन जमीन के जमींदार तुम हो और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तुम देखोगे।
तो ये जमींदार जब अपनी अपनी जमीनें लेने पहुंचे तो वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां के भगवान को, जो वहां के लोग मानते थे जिस भगवान को, उसे विष्णु जी का अवतार बताकर ये बताया कि हमारे भगवान के अवतार तुम्हारे भगवान है। एग्जाम्पल, राजस्थान में श्रीनाथ जी है, भगवान है, इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता। अयोध्या के पास में प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। सही है। मथुरा में श्री कृष्ण जी हैं, इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। यानी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भगवान थे। साउथ में मुरुगन जी है, मुरुगन जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अलग अलग भगवान थे। जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो इन्होंने ये कहा कि आपका भगवान दरअसल अवतरित है, अवतार लिया है हमारे भगवान से। ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर इन्हें मेंटेन करना था, तो ये लाठी की जोर पे 80% लगान ले लेते थे, 20% भी उसके हाथ में नहीं छोड़ते। कहाँ जाएगा वो कंप्लेन करते हैं, पुलिस भी यही है, मुंशी भी यही है, कोर्ट भी यही है। अथाह पैसा जमा हुआ, अथाह पैसा, इतना पैसा और इतना अनाज जमा हुआ कि उस जमाने में खास तरह का घर बनाया जाने लगा, जिस घर में खिड़की और दरवाजे नहीं होते थे, ताकि बाहर से कोई हवा अंदर ना आए। जैसे हड़प्पा की ग्रीनरी, उस तरह का घर होता था। एक बड़ा आंगन होता था, लेकिन अंदर कमरों में ना दरवाजा ना खिड़की, क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं था, उसमें अनाज रखा जाता था। इन घरों को हवेली कहा जाने लगा। समझ में आया हवेली क्या है? हवेली उस बड़े घर को कहते हैं जिसके एक हिस्से में इंसान रहता है और बाकी में अनाज का भंडारण किया जाता है। पक्का सबसे सही तरीका होता है एक लेक्चर अटेंड करने का, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें, पूरा पूरा नहीं लिखना, सिर्फ वर्ड वर्ड। अनाज का भंडारण, खिड़की और दरवाज़ा नहीं होता, उसे हवेली कहते हैं। गुप्ता एज में आया, अवतरित हुआ, इतने से ही याद हो जाता है। आर वी कंफर्टेबल? समझ में आया? उतना उतने वर्ड लिख लिया करो। अब सुनना है भाई, बहुत जबरदस्त चीज। इस कदर पैसा था, इस कदर पैसा था कि हवेली के बाहर हाथी बनता था और लठियाल लाठी लेके बैठे रहते थे। जो लगान नहीं देता था उसको बेतहाशा पीटते थे। तो गांव के लोग डर के मारे अपना लगान जमींदार को देते थे। अब जमींदार के पास जब इतना पैसा आता तो वो क्या करता? वही जो दुबई के शेख करते हैं। दुबई के शेख के पास कभी ना खत्म होने वाली दौलत की वजह से वो शादियां करते हैं। ये भी खूब सारी शादियां करता। इसकी सबसे छोटी बीवी 13 साल की होती और इसकी सबसे बड़ी बीवी 60 साल की इसकी उम्र की होती। आर वी कंफर्टेबल? और हर बीवी से कहीं ना कहीं से कोई बच्चा होता। तो जब बच्चे हुए रहते तो प्रॉपर्टियों में झगड़े होते। तो अब प्रॉपर्टी के झगड़े कैसे सुलझाए जाएं? तो हमारी पवित्र रामायण को जमींदारों ने गुप्ता एज में बदला। प्रॉपर्टी का झगड़ा कैसे सुलझा? इधर देखो। बड़े बेटे से कहा कि अगर तुम्हें पिता कह दे, हे राम तुम उफ भी ना करना, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल कर वनवास भेज रहा हूं, तो चुपचाप वनवास चले जाना, पलट कर कुछ नहीं मांगना। पिता के पैरों में गिर के सादर प्रणाम करके उसकी धूल अपने माथे पे रख के निकलना। और छोटे बेटे से कहा, सुनो, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो, प्रॉपर्टी में तुम भी झगड़ा मत करो, उसके पीछे पीछे तुम भी चले जाओ। ये रामायण में चेंजेस गुप्ता एज में आए हैं। आर वी कंफर्टेबल? रामायण में ओरिजिनल स्टोरी में ये नहीं था। बात समझ में आई? तीसरे बेटे से कहा, ये दोनों जब चले जाएं तो तुम इनकी आराधना करना, भले तुम्हें सिंहासन मिला हो पर तुम सिंहासन पे नहीं बैठना, बड़े भाई के खड़ाओं को रख कर तुम राजपाट करना। सही है? अब इतनी सारी बीवियां थी तो उनके चाल चलन पे इनको शक होता था। क्यों होता था?
क्योंकि सेक्सुअली ये अपनी बीवी को नहीं सेटिस्फाई कर पाते थे। क्यों? किसी की 50-50 बीवी रहेगी तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, है ना? जो अज़वाजी ज़रूरतें होते हैं ये नहीं पूरी कर पाते थे। तो इन्हें ना ये शक होता था कि हमारी बीवी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से क्या पता फंसी तो नहीं है। तो इन्होंने रामायण में दूसरा अमेंडमेंट कर दिया। माँ सीता जो पवित्रता की एकदम पराकाष्ठा है, उनसे अग्नि परीक्षा मांग ली। रामायण में माँ सीता की अग्नि परीक्षा का अध्याय गुप्ता एज में ऐड हुआ। आर वी कंफर्टेबल? मतलब अगर तुम पवित्र हो तो चलो अग्नि पे चलकर अपनी पवित्रता का सबूत दो। सर, इससे गुप्ता एज के जमींदारों को क्या फायदा होता था? यहां देखो, बड़ी जबरदस्त चीज। गुप्ता एज के जमींदार जब मरते थे तो बड़ी बीवी रोते रोते अपने बेटों को इशारा करती थी कि ये जो तुम्हारी बाप की छोटी बीवियां हैं, इन्हें चिता पे खींच के ले चलो और इन्हें सती करवा दो, क्योंकि अगर ये मर गई तो प्रॉपर्टी में इनका और इनकी औलादों का हक भी खत्म हो जाएगा। तो ये सती सिस्टम इंडिया में गुप्ता एज से प्रैक्टिस किया जाने लगा। ओरिजिनल बेहतरीन हिंदुइज्म में सती प्रथा की कोई जगह नहीं। ओरिजिनल बेहतरीन हिंदुइज्म में सती प्रथा की कोई जगह नहीं है। सती प्रथा, इसको लाने वाले शाकाज हैं, लेकिन हिंदुइज्म में लाने वाले गुप्ताज हैं। और अपनी सती प्रथा को जायज ठहराने के लिए रामायण में अमेंडमेंट करके मां सीता से अग्नि परीक्षा का अध्याय लिखा भी गया गुप्ता एज में था। क्या कुरान में कहीं जातिवाद है, फिरका परस्ती है? क्या कुरान में कहीं फिरके अलग अलग है? नहीं। लेकिन बरेलवी जो कि मैं हूं, हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, कुरान की इन आयतों का मतलब ऐसा है। देवबंदी कहते हैं नहीं नहीं, कुरान की इन आयतों का मतलब ऐसा है। जमात इस्लामी कहती है नहीं नहीं, कुरान की इन आयतों का मतलब ऐसा है। तो हर आयत का मतलब वैसा जैसी नीयत तुम्हारी। यही काम रामायण की जैसे पवित्र ग्रंथ में समाज के अंदर आने वाली कुरीतियों को जस्टिफाई करने के लिए इस स्टोरी को बार बार बदला गया। मां सीता से अग्नि परीक्षा मांगी गई। क्या भगवान प्रभुवर श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ये नहीं जानते थे कि उनकी बीवी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। लेकिन गुप्ता एज के जमींदार ये नहीं जानते थे कि हमारी बीवी कहां जा रही है। तो उनसे अग्नि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रामायण के अध्याय में ही चेंज कर दिया। और महाभारत में दो चचेरे भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ पड़े। क्या महाभारत एक लाइन में यही है? पांडवास और कौरवास के बीच में किस बात के लिए लड़ाई हो रही है? किस बात के लिए लड़ाई हो रही है? एक बड़े सिंहासन के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन हक किसके साथ है? जो अच्छा इंसान है, जो हक पर है, उसके साथ। तो क्या महाभारत और रामायण सच में थे? हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कई लेयर्स में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। जिसको समाज की जो चीज जस्टिफाई करना था, उसने वापस जाकर रामायण और महाभारत को वैसा चेंज किया। तो फिर हम इन्हें लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में क्यों पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि रामायण के अंदर और महाभारत के अंदर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी का एक खूब अच्छा प्रारूप दिखता है, जिसको पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि उस जमाने का समाज कैसा होता होगा। इसलिए रामायण और महाभारत भी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आते हैं। लिख लीजिए। क्या क्या बता सकते हो आप रामायण देखकर? उस जमाने में एक से ज्यादा शादियां होती थी। जैसे राजा दशरथ जी की बहुत सारी बीवियां थी। बड़े बेटे किस तरह के कपड़े पहना करते थे, जंगलों में किस तरह की कुटिया होती थी, भिक्षा मांगने वाले कहाँ आया करते थे, बहुत सारी चीजें हम उसमें से देख सकते हैं। बट इंग्लिश में एक लाइन सुनना, दिस बोथ इपिक्स टुक सेंचुरीज, कई साल लगे टू रिच देयर प्रेजेंट शेप, जिस शेप में ये आज हमारे पास है।
कई अमेंडमेंट्स के बाद हमारे हाथ में ऐसे हैं जैसे है। हमें क्यों इंटरेस्टेड है भाई धार्मिक किताब में? हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें से उस समाज की झलकियां देख रहे हैं इसलिए इंटरेस्टेड। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा आया था पाकिस्तान बलूचिस्तान के सूखे इलाके में। हड़प्पा की सभ्यता थी। पाकिस्तान बलूचिस्तान हरियाणा पंजाब राजस्थान पूरा सूखा इलाका हड़प्पा। ऋग्वेद, इंडस और सतलज के बीच का नदियों के किनारे वाला इलाका पंजाब हरियाणा कुरुक्षेत्र, ये वाला इलाका ऋग्वेद। लेकिन लेटर वेद उत्तर वैदिक काल का इलाका गंगा और यमुना का। तीनों ज्योग्राफी अभी लिखो। ऋग्वेद सूखे इलाके, लेटर वेद सतलज और इंडस के बीच के इलाके, गंगा और यमुना के बीच के इलाके। सही है। एक बहुत अच्छा मेंस का पॉइंट बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। बलूचिस्तान पाकिस्तान सिंध सूखे इलाके, इसलिए हड़प्पा में एग्रीकल्चर पे इतना जोर नहीं है जितना पशुपालन पे है। इसलिए रुको रुको, मेंस है, मेंस इधर देखो। इसलिए उनकी सील पर इतने सारे बड़े जानवर मिलते हैं। कौन से? बैल भैंस यूनिकॉर्न। याद करो, बैल भैंस यूनिकॉर्न। गोट शिप तो नहीं मिलते हैं, लेकिन गोट शिप की हड्डियां मिलती हैं। सूखे इलाके में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो मीट पर रिलायंस ज्यादा था। ऋग्वेद में गेहूं और बार्ली का विवरण है, लिख लीजिए। लेकिन लेटर वेद में चावल का विवरण है। अब चावल को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, वो पानी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में होता था। तो चावल मिला ही उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से पहले क्या चावल मिला है? नहीं। तो यूपीएससी यही आपको चकमा देगा। क्या उत्तर वैदिक काल में चावल मिला है? नहीं। क्या जंगली चावल मिला है? हाँ। कहाँ पे? गुजरात में। लिख लीजिए, हड़प्पा में जंगली चावल के प्रूफ मिले हैं। कहाँ पर? गुजरात। लेकिन चावल हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा कब बना? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। सही है। एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करो ना अगर सही है तो। निम्नलिखित 5 वाक्यों में से 4 सही वाक्यों को मार्क करिए। फॉलोइंग सेंटेंसेस, मार्क द करेक्ट 5। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1, 8, 9 and 10. Are we correct? Then Sam, Yajur, Atharva Ved is also later Vedic civilization. Are we correct? Then Brahmanas, which explain the rituals, पूजा पाठ करने का तरीका और समाज पे की गई टिक्का टिप्पणी जो सिर्फ ब्राह्मण समझ सकते थे, ये भी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में आते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सेंटेंस है, पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण और महाभारत भी उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी। करेक्ट कि रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों? रामायण हर काल में समाज के हिसाब से लोगों ने बदला। पक्का? आर वी कंफर्टेबल? डन? पूरे भरोसे के साथ लिख सकते हो क्या? नहीं। क्वेश्चन सुनना, मैं पढ़ देता हूं सीधा क्वेश्चन पेपर में से। इपिक्स were the historical documents that were written in the times of later Vedic civilization which give the socio-cultural reflections. They were not written. वो बाद में कई बार अमेंड किए गए और हम भरोसे से नहीं कह सकते कि ये उत्तर वैदिक काल के ही। आर वी कंफर्टेबल? पक्का? अब सुनना है। ब्राह्मणास, इस वर्ड पे अगला सवाल पूछा है मेंस ने। लिखो ब्राह्मणास। भाई ये ब्राह्मणास कौन लोग थे? क्वेश्चन है मेंस का। रोल ऑफ द ब्राह्मणास फ्रॉम ऋग्वेद टू लेटर वेद। लिख लीजिए, ब्राह्मणों की भूमिका ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक कैसे बदली। ब्राह्मणास कौन थे भाई? ऋग्वेद में मिलता है होत्री ब्राह्मण।
लेकिन बाद के वेद में कई तरह के ब्राह्मण मिलते हैं। लिख लीजिए, ऋग्वेद में एक तरह के मिलते हैं, होत्रीस, लेकिन बाद में कई तरह के ब्राह्मण मिलते हैं, होत्री, उद्गात्री, अध्वर्यु। ध्यान से सुनना भाई मेरे, होत्री सबसे ऊंचे थे, उद्गात्री सामवेद वाले थे। होत्री सबसे ऊंचे ब्राह्मण, उद्गात्री सामवेद वाले थे। यहां देखो, समझाना है मुझे, कंसेप्ट है। ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस यही मही धियो यो या प्रचोदया। कैसे पढ़ा मैंने? पढ़ दिया बस। ऋग्वेद का श्लोक है, गायत्री मंत्र, ऐसे ही पढ़ दिया। अब मैं पढ़ के बता रहा हूं उद्गात्री कैसे पढ़ते थे। ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उद्गात्री सुनने पे लगता था जैसे गाना गा रहे। ये फर्क है। होत्री सीधा सीधा वैसे, उद्गात्री गा के सुनाते थे। लिख लीजिए, उद्गात्री। उद्गात्री जैसे आप क्या होता है मुसलमानों के यहाँ, कुल अल्लाह अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। है एक पढ़ता है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, क्या कि काला इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताब वजालनी नबिया। एक कारी होता था और एक सबसे ऊंचा होता था, होत्री, उद्गात्री। अब सुनना, एक और कंसेप्ट है। ऋग्वेद और सामवेद में यह फर्क है कि सामवेद ऋग्वेद को गाकर बोला गया है, उसे ट्यून और लय में सेट किया गया है। सिर्फ कुछ श्लोक के अलावा ऋग्वेद और सामवेद में हर चीज कॉमन है। लिख लीजिए। तो फिर सर दो दो किताबें एक ही जैसी क्यों? नहीं, ऋग्वेद में सीधा सीधा लिखा हुआ है और सामवेद में उन्हीं चीजों को गाकर लय में रिदम और राइम के साथ लिखा हुआ। अध्वर्यु ये यजुर्वेद के ब्राह्मण होते थे। लिख लीजिए, अध्वर्यु ये यजुर्वेद के ब्राह्मण होते थे। ऋग्वेद में एक ब्राह्मण होते थे, एक तरह के होते थे। लेटर वेद में कई श्रेणियों के ब्राह्मण होने लगे। पहला फर्क, ऋग्वेद में एक तरह के ब्राह्मण के बारे में उल्लेख है, लेकिन बाद के वेदास में और खासकर ब्राह्मणास में कई तरह के ब्राह्मणों का उल्लेख है। सही है। दूसरा, ऋग्वेद में कुछ औरतों के नाम भी उल्लेखित हैं। देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ विमेन हु हैव रिटन द वर्सेस। गर्गी, मैत्री, इनके बारे में लिखा हुआ है उसमें। किसमें? किसमें? ऋग्वेद में। लेकिन लेटर वेद में एक भी औरत को नहीं लिया गया। इसका मतलब, इधर देखो, क्या आर्यनों का समाज पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ऋग्वेद में फिर भी औरतों को हक थे? हाँ। क्या लेटर वेद आते आते पैतृक पितृत्व, पैट्रियार्की पूरी तरह डोमिनेट करने लगी? हाँ। नहीं समझा? सर्जन के हाथ की तरह एकदम सफाई से पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है। क्या पैट्रियार्की ऋग्वेद में डोमिनेट करती थी? हाँ। क्या लेटर वेद फिर भी ऋग्वेद लचीला था? हाँ। पर पैट्रियार्की लेटर वेद में ज्यादा डोमिनेट करती थी? हाँ। अगला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब ऋग्वेद आया था तो यज्ञ एक छोटी मोटी चीज थी, जानवर की बलि देकर जो रिजल्टेंट गोश्त था वो सब में बांट दिया जाता था। उस जमाने में रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं था, तो काटो और उसके टुकड़े टुकड़े करके कबीले के हर इंसान में बंटवा दो ताकि सबका पेट भर जाए। इसको समझने के लिए एक तरीका बताता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि एक जगह बारात गई, तो बारात वालों ने जब पहुंचे 40 लोग थे,
तो गांव वालों ने सोचा कि हम अपनी बेटी जहाँ दे रहे हैं, या अक्लमंद लोग हैं कि बेकार लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि बारातियों, एक हमारा शर्त है, उसके बाद शादी होगी। बोले क्या? हमने 40 बकरे बनाए हैं, 40 बकरे, हर इंसान को एक पूरा बकरा खाना पड़ेगा। बोले भाई क्या कह रहे हो यार, पूरा एक बकरा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर 40 बकरे 40 लोग नहीं खाएंगे तो हम शादी ही नहीं करेंगे। तो वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि बारात में किसी बुजुर्ग को नहीं लाना। तो वो छुप कर गए थे बारात में। तो उन्होंने कहा भाई बहुत ईजी, इधर आओ। बोले क्या? पहले सिर्फ एक बकरा काटो और 40 लोग खाओ, फिर दूसरा काटो, फिर 40 लोग खाओ, तब तक फिर भूख लग जाएगी, फिर तीसरा काटो, फिर 40 लोग खाओ, इस तरह 40 के 40 खत्म हो जाए। ऋग्वेद में ऐसा ही होता था, एक हाथ जानवर काटकर उसके मांस को पूरे लोगों में बांटा जाता था। लेकिन लेटर वेद में यज्ञ एक बहुत बड़ी सेरेमनी बन गई। लिख लीजिए, ऋग्वेद में छोटा मोटा था वो, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब छोटे मोटे यज्ञ थे। लेकिन लेटर वेद में ये बहुत बड़े बन गए। सही है? और लेटर वेद में बहुत सारी प्रॉपर्टियां आ गई। लिख लीजिए, लेटर वेद में प्रॉपर्टियां मिलने लगी, जमीनें मिलने लगी। इसलिए महाभारत और रामायण में हमें प्रॉपर्टी के विवाद का या प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। प्रॉपर्टी के विवाद का या प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल, प्रभुवर श्री रामचंद्र ने अपनी बीवी और अपने छोटे भाई के साथ अपने घर को प्रॉपर्टी के लिए त्याग दिया कि मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में हक, तुम रख लो। कौरव और पांडव प्रॉपर्टी और जमीनों के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसमें प्रभुवर युधिष्ठिर ने अपने 5 भाइयों को गीता जो उपदेश दिए उसका सार श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। मतलब ऋग्वेद में प्रॉपर्टी पशु थे, उसके लिए होने वाली लड़ाई को गाविष्टी कहते थे। लिख लीजिए, गाविष्टी, याद करो, गाविष्टी, एक दूसरे के पशु लूट कर ले जाने वाला युद्ध, एक दूसरे के कैटल्स को छीनने के लिए की जाने वाली लड़ाई। सही है? गाविष्टी। पर बाद की लड़ाइयां जमीनें और सिंहासन के लिए होने लगी। ऋग्वेद चारागाह की तलाश में, पैस्चर लैंड की तलाश में आर्यंस घूमते थे। लेटर वेद में वो गांव और गांवों के जनपदा में सेटल होने लगे। लिख लीजिए, वहां वो घूमा करते थे, यहां सेटल हुआ करते थे। GS1 मेंस 2020 क्वेश्चन लिखिए, प्राचीन ऐतिहासिक लिटरेचर में से, द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया में से, रिचुअल्स में से, मतलब पूजा पाठ में से समाज की हिस्ट्री को ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है। एक्सप्लेन कीजिए स्टेटमेंट को। लिख लीजिए, रिलीजियस लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन इतिहास की धार्मिक किताबों में से, कर्मकांड पूजा पाठ की रीतियों में से, रिचुअल्स में से इतिहास को ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है। कर्मकांड पूजा पाठ, ठीक है, इनमें से ढूंढ ढूंढ कर इतिहास को छांट छांट कर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना खूबसूरत? अब देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज। क्या वहां होत्री थे, यहाँ उद्गात्री अध्वर्यु सब थे। मतलब वहां एक ब्राह्मण थे या ब्राह्मणों की कई ये थी। वहां औरतें भी लिखती थी, ऋग्वेद के कई श्लोक औरतों ने लिखे हैं, गर्गी, मैत्री। यहाँ किसी औरत का विवरण नहीं है। सही है? वहां कर्म कांड पूजा पाठ हवन करना और बलि प्रथा एक छोटी चीज थी, यहाँ बड़ी बड़ी चीज है। वहां प्रॉपर्टी के झगड़ों का कोई विवरण नहीं है। कैटल को लूटने के लिए आपस में किए जाने वाले वार्स हैं। यहाँ जमीन सिंहासन के लिए आपस में लड़ाइयाँ हैं, जैसा कि रामायण और महाभारत में हमें झलक मिल जाती है। पक्का? वहाँ एक तरह का ब्राह्मण
और एक तरह का क्षत्रिय, बस दो लोगों की व्याख्या है। यहाँ और भी लोगों की व्याख्याएं हैं। वहाँ वो घूम घूम कर चारागाहों की तलाश करते, यहाँ वो ग्रामीण इलाकों में गांवों के पास बस गए और अब चारागाहें कम, पैस्चर लैंड कम और खेती ज्यादा करते हैं। सही है। तो पूजा पाठ कर्म कांड की किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर इतिहास हम निकाल। GS1 मेंस 2020 क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया? आज आंसर लिख देना इस पे। डन। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। प्रीलिम्स 2019 क्वेश्चन देखो। होत्री हाईएस्ट क्लास ब्राह्मण, मैचिंग बनिए। उद्गात्रीज सामवेद, सामवेद में गाना गाने वाले ब्राह्मण। अध्वर्यु यजुर्वेद के ब्राह्मण, लिख लो, ये मैचिंग बना लो। होत्री ऋग्वेद, उद्गात्री सामवेद, अध्वर्यु यजुर्वेद। क्वेश्चन देखो यार, रस लो। 2013 GS मेंस क्वेश्चन सुनना यार। महाभारत इज नॉट अ टेक्स्ट, महाभारत इज नॉट अ टेक्स्ट, इट इज अ मिरर इनटू सिविलाइजेशनल सोल ऑफ इंडिया। भारत के सभ्यता और संस्कृति का आईना है महाभारत, वो कोई टेक्स्ट नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना जोरदार है? देखो, महाभारत इज नॉट अ टेक्स्ट, महाभारत इज नॉट अ टेक्स्ट, इट इज अ मिरर टू द सिविलाइजेशनल सोल ऑफ इंडिया। इट इज अ मिरर टू द सिविलाइजेशनल सोल ऑफ इंडिया। महाभारत कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक आईना है ना? क्या लिखोगे इसका आंसर में, बताओ। ये देखो, कैसे हमने रामायण और महाभारत को गुप्ता एज में अपने हिसाब से बदला। हमने, अरे सुना नहीं आपने, हमने गुप्ता एज में कैसे अपने हिसाब से रामायण और महाभारत को बदला। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में भाइयों के बीच में होने वाले युद्ध ये बताता है कि अब गाविष्टी, गाय गोरू के लिए लड़ाइयां नहीं होती थी, अब लड़ाइयां जमीन और सिंहासन के लिए होती थी। आर वी कंफर्टेबल है ना? आर वी कंफर्टेबल है? और देखो, हर सभ्यता, हर समाज की आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आप को आईने में देखती है। एक क्वेश्चन और है, लिख लीजिए। क्या ब्राह्मणास और दोनों महाकाव्य को इकट्ठा करके लेटर वैदिक सोसाइटी को देखा जा सकता है? लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को देखा जा सकता है। और एक आसान क्वेश्चन है, देखो लास्ट। ज्योग्राफिकल फोकस हड़प्पा से उत्तर वैदिक काल का कैसे शिफ्ट हुआ, विवरण कीजिए। फ्रॉम हड़प्पा टू लेटर वैदिक सिविलाइजेशन कैसे चेंज हुआ, उस पर विवरण कीजिए। समझ में आई बात? अब मेरी तरफ देखो, बहुत अच्छी बात बताऊं। मुझसे बच्चे पूछते हैं सर कैसे निकलेगा। एक जवाब है जो अभी भी दे रहा हूं, फरवरी में भी दूंगा, पर फरवरी में मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, अभी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे पूछते हैं सर कैसे निकलेगा। ये जो पहले दिन जोश और खरोश लाए हो, आखिरी दिन तक बचा ले जाओ, निकल जाएगा। जिस दिन एंशंट खत्म होगा, मेडिवल शुरू होगा, लाइफ आसान होगी, कहानियां, किस्से, मजे आएंगे, उस दिन से इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी मिलने लगे। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मेरे और आपके रिलेशन के 3 फेजेस होंगे। पहला हनीमून, आप दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कोई मेरी बुराई करे, आप हर जगह मेरी बात निकालोगे, मेरे बताए किस्से घरों में और दोस्तों को सुनाओगे। हनीमून चल रहा है, सिद्दीकी सर से अच्छा कोई। फिर आएगा तनाव, मैं यहां से दे रहा हूं, आप कर नहीं रहे हो। और फिर आएगा तलाक। तलाक फरवरी में आएगा। आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगे, आप मुझसे बात तक नहीं करना चाहोगे, क्लासेस छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब एनर्जी बची नहीं होगी। उस दिन भी मेरी कोई गलती नहीं होगी, वो आखिरी दिन भी मैंने ऐसे ही पढ़ा होगा जैसे आज पढ़ा, कोई गलती नहीं होगी।
लेकिन आप दुनिया की सारी गलतियां अपने आप को बचाने के लिए मेरे सर पे मढ़ दोगे। तो आपके निकलने के कितने चांसेस हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा और आपका तलाक कितना लेट हो रहा है। मेरा और आपका तलाक जितना लेट होगा, आपके निकलने के चांसेस उतने ज्यादा। आर वी कंफर्टेबल? और एक आखिरी वादा याद दिला दूं, मैंने करंट अफेयर्स में 90% कवर करने का वादा किया है, लेकिन उसी में से आएगा, मैंने ये वादा नहीं किया। लेकिन 4 सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन कवर करने का वादा किया है, और उसी में से आएगा, ये भी वादा किया।